आज हम बात करेंगे न्यू इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल पर ITR 4 कैसे फाइल करनी है। बहुत कुछ चेंजेस हो गए हैं न्यू इनकम टैक्स पोर्टल में। इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट को कवर करते हुए जितने भी चेंजेस जो भी हुआ है आपको नए तरीके से पूरा ITR 4 फाइल करना बताएंगे। अगर आप भी बिजनेसमैन हैं या फिर आपकी बिजनेस से कोई भी इनकम होती है तो आप इस वीडियो को देखते हुए हमारे साथ साथ आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया, डिटेल में एक एक पॉइंट को कवर करते हुए आपको बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है। अगर आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल है तो उसके लिए ऑलरेडी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिस वीडियो को देखकर आप पता कर सकते हैं आपके लिए कौन सा इनकम टैक्स फॉर्म एप्लीकेबल है, 1, 2, 3 या 4। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 की वीडियो जो है वो ऑलरेडी हमने हमारे चैनल पर बना दी है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट का पुराना लिंक जो कि अब काम करना बंद कर दिया है। अगर इस लिंक को आप ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं नया लिंक ओपन हो जाता है incometax.gov.in, यानी कि आप रीडायरेक्ट कर दिए जाते हैं इस लिंक के ऊपर। तो आपको इसके ऊपर अब की बार अपनी रिटर्न भरनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपन ने ये ओपन कर रखा है। तो अब से आपको ITR के अलावा जो भी काम उस वेबसाइट पर होते थे वो सारे काम अब इस वेबसाइट पर होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर कर लेना है आकर। अगर आप पुरानी वेबसाइट पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको सिंपली लॉगिन करना है। आपका वही पुराना यूज़र ID और पुराना पासवर्ड ही एक्टिव रहेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं और इससे पहले आपने कभी भी रजिस्टर नहीं किया है तो आपको सिंपली यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आप आ जाएंगे लॉगिन के ऊपर। तो यहाँ पर अपन अपना यूज़र ID डाल के लॉगिन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपन ने यूज़र ID डाल दिया है। अब आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। तो अपन जल्दी से पासवर्ड डाल के कंटिन्यू कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपन पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं और डैशबोर्ड पे आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है, जहाँ पर लिखा हुआ है 75% प्रोफाइल कंप्लीट है। बाकी प्रोफाइल आपको अगर कंप्लीट करनी है तो आप यहाँ पर अपडेट करके कर सकते हैं। अभी अपन इसको सिंपली स्किप कर देते हैं। अब देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर ही पॉपअप आ रहा है, फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो आप यहाँ से भी सिंपली क्लिक करके फाइल कर सकते हैं, या फिर आप इधर ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कर देंगे। ये आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न वाला। यहाँ से आपको अब क्या करना है, अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर करंट असेसमेंट ईयर लिखा हुआ आ रहा है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में, तो यहाँ पर आपको इस बार ईजी करने के लिए बता दिया है करंट असेसमेंट ईयर जो है वो 21-22 है, इसकी आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो आप इसको क्या करेंगे, सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, बस आपको ये सेलेक्ट करना है और आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करेंगे तो अब आपके सामने ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, ऑनलाइन आपको रिटर्न फाइल करनी है या फिर ऑफलाइन रिटर्न फाइल करनी है। इनकम टैक्स रिटर्न जो 1 और 4 होती है, ITR 1 और 4, इन दोनों का ही ऑप्शन आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल होता है। अपन ITR 4 फाइल कर रहे हैं तो अब ऑनलाइन ही रिटर्न फाइल करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो अपन कर लेते हैं ऑनलाइन पे सेलेक्ट और कर देते हैं प्रोसीड। अब आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपने पहले रिटर्न फाइल स्टार्ट करी थी और आपने बीच में बंद कर दिया प्रोसेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेशन का टाइम आ रहा है। ये जो सेशन है एक बार लॉगिन करते हैं आप तो 40 मिनट तक चलता है। तो अगर आपने पहले रिटर्न फाइल स्टार्ट कर दिया था तो आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी, आप उसको ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको वो कंटिन्यू नहीं करनी है तो सिंपली आप अपना स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करके दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। अपन इस पर क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं या फिर अदर हैं, तो अपन इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सिंपली अपन इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा ITR फॉर्म आपको भरना है। जैसा कि आपको बताया ऑनलाइन में ITR 1 और ITR 4 ही अवेलेबल होते हैं, तो आपके सामने 2 ही ऑप्शन आएंगे। अपन ITR 4 सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि ITR 4 सेलेक्ट करने के बाद आपको लिखा हुआ आ जाएगा कौन कौन ITR 4 फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसको। इंडिविजुअल, HUF फर्म जिनकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख तक है
वो ITR 4 फाइल कर सकते हैं। और उनकी इन 3 कैटेगरी में से एक इनकम होना ज़रूरी है, सेक्शन 44 AD, सेक्शन 44 ADA या फिर सेक्शन 44 AE। इन 3 सेक्शन में से किसी भी एक सेक्शन में इनकम होना कंपलसरी है, तभी वो बिजनेस कैटेगरी के अंदर आता है। अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते हैं। तो इन 3 कैटेगरी में से आपकी कोई इनकम होनी ज़रूरी है। और उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ ही अगर आपने किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर अपने पास रख रखे हैं तो भी आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद अपन कर देते हैं प्रोसीड पर क्लिक। ये क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी रिटर्न जो है वो 3 स्टेप का प्रोसेस है। वैलिडेट करनी है आपको, पहले जो प्री फिल डेटा आता है आपका इनकम टैक्स पोर्टल पे, आपका जितना भी डेटा होता है, यानी कि पैन कार्ड आपने दिया हुआ है, आपने आधार कार्ड दिया हुआ है, तो उसके पास आपका काफ़ी सारा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये प्री फिल कर देता है। यानी आपके पैन कार्ड डालते ही इसने ऑटोमेटिक डेटा फैच करके आपके सामने दे देगा। उसके बाद में आपको वो वैलिडेट करना है, कंफर्म करना है अपनी रिटर्न समरी को, और लास्ट में आपको वेरीफाई और सबमिट कर देना है। ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें ही ज़्यादा डिटेल है, बाकी आगे के स्टेप तो एकदम ईजी होंगे। तो अभी आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको देख सकते हैं लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट आपको रेडी रख लेने हैं, ताकि आप अपनी जो ITR है वो फाइल करें तो जल्दी से फटाक से आप अपनी ITR फाइल कर देंगे। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं और आपको सैलरी मिलती है तो आपके पास फॉर्म 16 भी होगा, तो आप वो रेडी रख लीजिएगा। अगर आपके पास कोई हाउस रेंट की कोई रिसिप्ट वगैरह है तो वो भी आप रेडी रख लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट अगर आपने कहीं पे LIC, यूलिप, यहाँ पर कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह किए हैं तो उनकी रसीद भी आप अपने साथ रख लीजिएगा, क्योंकि ये जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे तो आप अपनी ITR जल्दी से फाइल कर सकते हैं। और भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, आपके सामने डिटेल दे रखी है। फॉर्म 26 आपको डाउनलोड करके रख लेना है। अगर नहीं भी करते हैं तो जहाँ पर फॉर्म 26 की डिटेल फिल करनी होगी वहाँ पर ये सिस्टम अपने आप अपने को लिंक प्रोवाइड कर देगा और आप वहाँ पर क्लिक करके सीधा वो डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट, आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन सब का स्टेटमेंट आपको रेडी रखना है पूरे साल भर का, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का आपको बैंक स्टेटमेंट रेडी रखना है। उसके बाद में हाउसिंग लोन का कोई इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है तो वो रेडी रखिए। डोनेशन वगैरह आपने कहीं किए हैं तो वो रसीद आप रेडी रखिए। रेंट एग्रीमेंट या रेंट रिसिप्ट, बाकी आप इन्वेस्टमेंट की भी डिटेल देख सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको रेडी रखनी है। अगर आपको इनके बारे में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आपको इनके बारे में लिखा हुआ आ जाएगा। अब अपन कर देते हैं इसको क्लोज और करते हैं अपन लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब अपना जो है ITR फाइलिंग का प्रोसेस है स्टार्ट हो चुका है। ITR 4 फाइलिंग का जो प्रोसेस होता है वो एकदम सेम होता है ITR 1 के जैसे, बस इसमें एक एडिशनल पॉइंट आ जाता है जो कि है आपका बिजनेस इनकम, जो कि आपको 3 सेक्शन बताए थे। उन 3 सेक्शन के अंडर आपके अगर कोई इनकम है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते और आपको ITR 4 फाइल करनी पड़ेगी। तो चलिए अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आ रहा है रीज़न किस लिए आपको ITR फाइल करनी है। सबसे पहला ऑप्शन है सिंपली आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से इनकम जो है वो ज़्यादा हो गई है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होती है? 2.5 लाख रुपए होती है एक इंडिविजुअल के लिए। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो वो होती है 3 लाख रुपए, और सुपर सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है वो है 5 लाख रुपए। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। या फिर अब पिछले साल से आपके पास 3 ऑप्शन नए डाले गए थे जो कि 7th प्रोविजो के अंडर डाले गए थे, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर। ये क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास जितने भी करंट अकाउंट है, देख सकते हैं करंट अकाउंट एक से ज़्यादा या जितने भी करंट अकाउंट हैं उन सब में आपने टोटल मिलाकर पूरे साल में 1 करोड़ से ज़्यादा एक्सीडिंग 1 करोड़ 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए आपने अगर उन अकाउंट में डिपॉजिट किया है तो आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी और आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा किस रीज़न से आप ITR फाइल कर रहे हैं। उसके बाद में आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है, अगर आपने एक साल में पिछले जो पूरा साल था उसके अंदर मिलाकर आपने फॉरेन ट्रिप पर यानी कि विदेशी यात्रा पर आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किया है तो आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी और उसमें रीज़न डालना पड़ेगा आपको ये वाला। यहाँ पर आपको आने के लिए पहले इस पर टिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इस पर टिक करना पड़ेगा। उसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन आता है वो है अगर आपके पूरे साल भर का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी और आपको ये रीज़न
देना पड़ेगा। ये 3 ऑप्शन है, अगर आपके लिए तीनों एप्लीकेबल हैं तो तीनों पे टिक कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है और आप इनकम टैक्स रिटर्न जो भरना चाहते हैं वो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम होने के कारण है, तो आप इसको टिक कर देंगे। अगर इनमें से कोई भी रीज़न नहीं है, आप चाहते हैं बस मैं ऐसे ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूं, आपकी इनकम भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है और आप चाहते हैं आप रिटर्न फाइल करें, तो सिंपली आप अदर पर क्लिक कर देंगे और आप रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आपको आ जाना है नीचे और कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे एक पॉपअप आता है और यहाँ पर लिखा हुआ है वी हैव प्री फिल्ड योर रिटर्न बेस्ड इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपको बताया, प्री फिल कर दिया है इन्होंने डेटा, जितना डेटा इनके पास अवेलेबल था, तो इसको कर दीजिए ओके और आपको सिंपली उस डेटा को वेरीफाई करना है। अगर उसमें आपको कुछ गड़बड़ लगती है प्री फिल डेटा में, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं होगा, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये अब देखिए, पहला जो वैलिडेट रिटर्न वाला ऑप्शन था, इसके अंदर 5 स्टेप आ चुके हैं। पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, तो चलिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला ओपन कर लेते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले के अंदर आप आएंगे तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल दिखाई देगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, ये डिटेल प्रोफाइल की है। ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पैन कार्ड से लिंक आती है डिटेल। जो आपकी पैन कार्ड में डिटेल है वही आपकी डिटेल ITR में आएगी। उसके नीचे जो है कॉन्टैक्ट की डिटेल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन है। अगर आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID इनमें कोई भी चेंज है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। अब ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या सेलेक्ट करना है, आप किस टाइप का जॉब करते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हैं तो आप ये सेलेक्ट करेंगे, अगर स्टेट गवर्नमेंट जॉब है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, और प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हैं तो आप अदर पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जॉब ही नहीं करते हैं, सिर्फ आपका बिजनेस है और बिजनेस इनकम है, तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और उसके साथ साथ आप बिजनेस भी संभालते हैं, या आप कोई जॉब करते हैं उसके साथ साथ आपकी बिजनेस इनकम भी है, तो आप जहां पर जॉब करते हैं वो सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अपन सेलेक्ट कर लेते हैं अदर वाला, यानी कि प्राइवेट सेक्टर वाला अपन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके साथ साथ अपनी बिजनेस इनकम भी है। अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको ITR 1 फाइल करनी पड़ेगी। तो अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और साथ साथ बिजनेस इनकम है तो आप अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ बिजनेस करते हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये होने के बाद में आपको सेक्शन पूछा जाएगा, कौन से सेक्शन के अंडर आपको रिटर्न फाइल करनी है। सबसे पहले आता है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। इसमें आपकी वो रिटर्न होती है जो ड्यू डेट से पहले फाइल करी जाती है। हर बार जो ड्यू डेट होती है वो होती है 31 जुलाई, लेकिन इस बार इनकम टैक्स पोर्टल जो है वो चेंज हुआ है और कोरोना पेंडेमिक के कारण जो ड्यू डेट है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो अभी से ही 30 सितंबर कर दी गई है। तो बिलेटेड रिटर्न होती है अगर आप 30 सितंबर के बाद में जो रिटर्न फाइल करेंगे, यानी कि ड्यू डेट के बाद जो रिटर्न फाइल करेंगे 31 दिसंबर तक, वो आएगी बिलेटेड रिटर्न के अंदर। उसके बाद में आता है रिवाइज रिटर्न। अगर आपसे रिटर्न भरते टाइम कोई गलती हो गई है और आप उसको टाइम के अंदर ही रिवाइज करना चाहते हैं तो आप रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं। अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो नॉर्मल रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो अपने को ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, रिटर्न बिफोर ड्यू डेट वाला। नीचे जो ऑप्शन है, अगर आपको नोटिस आता है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके रिप्लाई में आप रिटर्न भर रहे हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर वाला ऑप्शन बंद हो जाएगा। जिस भी सेक्शन के अंडर आपको नोटिस आया है उस सेक्शन को आप टिक कर लेंगे। यहाँ पर आपको 2 डिटेल डालने का ऑप्शन है जो कि अभी अपन डाल नहीं सकते हैं। यहाँ पर आपको डालना है एंटर रिसिप्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। ये किस केस में होता है, अगर आप 139 सब सेक्शन 5 में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी कि आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको ओरिजिनल रिटर्न की डेट यहाँ पर डालनी पड़ेगी। नीचे वाला ऑप्शन है आपको नोटिस नंबर डालना है अगर आपको नोटिस के रिप्लाई में रिटर्न फाइल करनी है। तो अपने केस में क्या है, ये दोनों एप्लीकेबल नहीं है तो अपन इसमें डिटेल नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन आता है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम। इस साल से क्या किया गया है, 2 टैक्स रिजाइम कर दी गई है, एक है ओल्ड टैक्स, एक है न्यू टैक्स रिजाइम। न्यू टैक्स रिजाइम में क्या है, आपको अलाउंसेस और डिडक्शंस नहीं मिलेगी और इसमें आपकी जो टैक्स रेट है वो थोड़ी कम कर दी गई है। और ओल्ड टैक्स रिजाइम जो अभी तक चली आ रही थी, आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे, डिडक्शंस भी मिलेगी और आपकी टैक्स रेट जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, जो नई है उसमें थोड़ी कम कर दी गई है, ताकि जिसको अलाउंसेस और डिडक्शन क्लेम नहीं करने हैं वो अपनी रिटर्न न्यू के अंदर फाइल
कर सकते हैं तो अपन ओल्ड के अंदर ही फाइल करेंगे और अपन इस पर नो पे टिक कर देंगे। अगर आपको न्यू सेलेक्ट करनी है तो आप यस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे क्या क्या चेंजेस होंगे वो आपको साथ साथ बताते चलेंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे न्यू वालों के लिए। तो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। इधर वो ऑप्शन दोबारा से आ गया है, किस रीज़न से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके दोबारा से चेंज कर सकते हैं। अपन इसको चेंज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है वेदर दिस रिटर्न इज फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। ये किस केस में होता है? अगर एसएससी की डेथ हो जाती है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न फाइल करता है। तो अपन अभी जो फाइल कर रहे हैं वो है नॉर्मल रिटर्न, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी की रिटर्न फाइल नहीं हो रही है तो अपन नो कर देंगे। उसके बाद में आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको बैंक डिटेल में आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट हैं आपके नाम से वो सारे आपको डाल देने हैं। आपके बिजनेस के नाम से जितने भी बैंक अकाउंट हैं वो भी आपको डाल देने हैं। सारे बैंक अकाउंट की डिटेल आपको इनकम टैक्स रिटर्न को देना जरूरी है। अगर आप कोई अकाउंट की डिटेल नहीं देते हैं तो आपके अगेंस्ट कोई भी पेनल्टी लग सकती है। तो इससे बेटर यही रहेगा जितने भी बैंक अकाउंट आपके पास हैं उन सब की डिटेल आप यहाँ पर दे दें। यहाँ पर सारे बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पर आप ऐड अनदर पे क्लिक कर लेंगे। सारे ऐड करने के बाद आपको एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा रिफंड के लिए। अगर आपके आईटीआर फाइल करने के बाद रिफंड बनता है तो आपको उस अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। और रिफंड कब आता है? जब आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड होता है। अगर बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड नहीं है तो उसको प्री वैलिडेट कर लीजिए। उसके बाद में आपको कर देना है नीचे आकर कंफर्म। ये हो गया अपना फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट, जो कि था पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंफर्म लिखा हुआ आ गया है। उसके बाद ऑप्शन आता है ग्रांड टोटल इनकम का। इस पर आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपको सारी इनकम की डिटेल देनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर है हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद में बिजनेस से इनकम, फिर है अदर सोर्सेज। ये हो गए सारे सोर्स। इन सबको ऐड करेंगे तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। जैसा कि आपको बताया था ITR 1 जो होती है उसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन नहीं होता है और बाकी तीन ऑप्शन सेम एज इट इज होते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन वाला बता देते हैं। यहाँ पर आप करेंगे ऐड डिटेल पर क्लिक। ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन, गुड्स कैरेज। ये क्या है? तीन ऑप्शन। इन तीन में से आपकी अगर किसी भी सोर्स से इनकम है तो आपको उसके अंदर अपनी डिटेल डाल देनी है। यही तीन वो सेक्शन है जो आपको बताए थे, 44AD, 44ADA और ये रहा लास्ट वाला 44AE। यहाँ पर आपको तीनों की अलग अलग डिटेल बता देते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं ये बिजनेस वाला। अगर आपका कोई भी बिजनेस है और उसकी इनकम हो रही है तो आपको वो यहाँ पर डालनी है। नेम ऑफ बिजनेस, अगर आपके बिजनेस का कोई नाम है तो वो यहाँ पर डाल दीजिए। अगर कोई बिजनेस का नाम नहीं है तो आप अपना नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अभी अपन अपना नाम डाल देते हैं। अपना नाम डालने के बाद में बिजनेस कोड आपको सेलेक्ट करना है। बिजनेस कोड कैसे सेलेक्ट होगा? जिस कैटेगरी का आपका बिजनेस है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, ये देख सकते हैं आपको ग्रोइंग टी से रिलेटेड एग्रीकल्चर, जितने भी बिजनेस आते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जितने भी बिजनेस की है सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ट्रेड यूनियन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल, जो भी है वो कोड आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपका जिस भी कैटेगरी का बिजनेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं होलसेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट एंड इक्विपमेंट। अगर आपका जो भी बिजनेस है वो आप सर्च करेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। अभी अपन ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आपको बिजनेस की कोई डिस्क्रिप्शन डिटेल देनी है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आप ऐड कर देंगे इस डिटेल को। ये देख सकते हैं अपना एक बिजनेस ऐड हो चुका है। अगर आपका और भी बिजनेस है तो ऐड अनदर पर करके ऐड कर देंगे। अगर इसमें कोई गड़बड़ हो गई एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या डिटेल डालनी है? अब देखिए यहाँ पर आपको डालना है ग्रॉस टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट। कितने का आपने टोटल माल बेचा पूरे साल भर में। अब माल कैसे बेचा आपने? या तो आपने कैश में बेचा होगा या फिर आपने ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू किया होगा, कार्ड वगैरह, या डिजिटल पेमेंट के थ्रू। अगर आपने डिजिटल पेमेंट के थ्रू किया है यानी कि बैंक के थ्रू जो पेमेंट आपके रिसीव है उस पर आपकी इनकम जो है वो मानी जाती है 6%। अगर आपने 100 रुपये का माल बेचा है तो उसमें जो आपकी इनकम मानी जाएगी वो मानी जाएगी 6 रुपये। अगर आपने सेम ये जो है कैश में काम किया है तो आपका 100 रुपये का माल उस पर 8 रुपये आपकी
इनकम मानी जाएगी। तो इनकम टैक्स जो लगेगा वो आपके 8 रुपये और 6 रुपये पे लगेगा। ये जो 6 रुपये और 8 रुपये यानी कि 6% और 8% आपकी जो इनकम है वो अज्यूम की जाती है। मिनिमम इतनी इनकम आपकी होएगी, उसके ऊपर होती है तो आप एक्चुअल फिगर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए अपन ने जो माल बेचा 35 लाख रुपए का, अपन ने कैश पेमेंट के थ्रू माल बेचा, तो अपन यहाँ डाल देते हैं 35 लाख रुपए। और 15 लाख रुपए का अपन ने जो माल बेचा वो बेचा अपन ने बैंक पेमेंट के थ्रू, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं 15 लाख रुपए। ये दोनों डिटेल डाल दी आपने। अब देखिए आपके सामने एरर आ गया है पहले से ही। यहाँ पर आपको 6% इनकम मानी जाएगी। किसकी मानी जाएगी? 6%, जो आपका बैंक के थ्रू रिसीव हुआ है। तो 15 लाख का 6% कितना होता है? 15,000 इंटू 6, 90,000 रुपये आपका इसका इनकम निकलेगा। तो यहाँ पर अगर आप 90,000 रुपये लिख देते हैं तो देखिए ये एरर हट गया। अगर आप 90,000 से यहाँ पर कम लिखते हैं, 89,000 लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए एरर आएगा। तो आप 89,000 में रिटर्न को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आपकी जो मिनिमम इनकम है बैंक वाले पेमेंट के थ्रू मानी जाएगी वो 90,000 मानी जाएगी। अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए दिखाना चाहते हैं तो 1 लाख भी दिखा सकते हैं, ज़्यादा दिखाना चाहें तो ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, कम नहीं दिखा सकते हैं 6% से। तो 6% जो 15 लाख का होता है वो होता है 90,000। तो अपन 90,000 की जगह इसको 92,000 दिखा देते हैं। इसके बाद में 35 लाख का, 35 लाख का आपका जो है वो कैश के थ्रू रिसिप्ट है, तो इसका आपको जो इनकम टैक्स लगेगा वो माना जाएगा 8% के हिसाब से। तो इसका 8% कितना होता है वो अभी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 35 का 8% निकालेंगे तो वो होता है 2,80,000 रुपये। तो यहाँ पर आप 2,80,000 से ज़्यादा ही डाल सकते हैं, कम नहीं डाल सकते हैं, या फिर आप 2,80,000 भी एग्जैक्ट अमाउंट डाल सकते हैं। तो अभी अपन इसको क्या करते हैं, 2,50,000 डाल के ट्राई करते हैं। क्या ये एक्सेप्ट करता है? नहीं। 2.5 लाख देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2,80,000 ही डालना पड़ेगा। ये डालते ही देखिए ये एक्सेप्ट कर लिया। टोटल मिला के अपनी बिजनेस से इनकम हो गई 3,72,000 रुपये। अगर आपका और बिजनेस है तो डिटेल ऐड करके आप डाल सकते हैं, नहीं है तो बस आप सिंपली इसको कंटिन्यू करके ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है और आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने वालों के लिए ये बिजनेस वाला टैब नहीं होता है, उसके लिए होता है प्रोफेशन वाला टैब, जिसका सेक्शन होता है 44 ADA। यहाँ पर सेम आपको वही डिटेल डालनी है। आपका कोई बिजनेस का नाम है तो डालिए, उसके बाद आपको बिजनेस कोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेशन यानी सर्विसेज की आपको डिटेल मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, अदर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी है, डेटा प्रोसेसिंग है, जो भी आपका कैटेगरी है वो आप कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फोटोग्राफी है तो आप फोटोग्राफी सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद कोई डिटेल है तो दे देंगे, नहीं है तो सिंपली इसको ऐड कर देना है। बिजनेस ऐड करने के लिए आप यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे। नाम डालने के बाद अपना बिजनेस को कर देंगे ऐड। बिजनेस ऐड होने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पर ग्रॉस रिसिप्ट डालनी है। इस केस में क्या होता है दोस्तों, आपकी जितनी ग्रॉस रिसिप्ट होती है उसका मिनिमम 50% आपका टैक्स माना जाता है। सपोज कीजिए आपकी ग्रॉस रिसिप्ट थी 15 लाख रुपए साल की, 15 लाख रुपए साल की ग्रॉस रिसिप्ट थी, तो आपकी जो इनकम है वो 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा ही मानी जाएगी। तो यहाँ पर आप अपनी इनकम डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे, सिंपली अपन लिख देते हैं यहाँ पर 7 लाख रुपए, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देख सकते हैं एरर आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, इसको अपन 8 लाख रुपए डाल देते हैं और ये एक्सेप्ट कर लिया। ये करने के बाद आपको सिंपली ऐड पे क्लिक कर देना है। अगर आपका कोई भी सर्विस का बिजनेस है, किसी भी प्रकार की आप सर्विस वगैरह देते हैं, तो आपको वो डिटेल यहाँ पर डाल के अपनी रिटर्न फाइल कर लेनी है। यहाँ पर आप 15 लाख का 15 लाख भी इनकम बता सकते हैं, बताना चाहें तो आपको जो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा वो 15 लाख के ऊपर करना पड़ेगा। तो आपकी टोटल एक्चुअल इनकम जितनी है आप उतनी भी बता सकते हैं, चाहें तो आप मिनिमम 50% भी बता सकते हैं। उसके बाद आपको कर देना है ऐड पर क्लिक। और लास्ट ऑप्शन आता है गुड्स कैरेज का। अगर आपका बिजनेस किसी ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, यानी कि आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, आपके पास ट्रक वगैरह हैं, लोडिंग के व्हीकल हैं, जिससे आप एक जगह से दूसरे जगह पर माल ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो आपको उसके लिए ये फिल करना होगा। तो यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार आपको डिटेल डाल देनी है। इसके अंदर काफ़ी डिटेल में होता है, आपके पास कितने ट्रक हैं, कितने छोटे हैं, बड़े हैं, वो अलग अलग कैटेगरी होती है। आपको सिंपली सारी डिटेल डालते चलना है और ऑटोमेटिकली आपको इनकम कैलकुलेट करके
बता देगा। ये हो गया आपका बिजनेस प्रोफेशन वाला टैब कंप्लीट। सिंपली आपको क्या करना है, बिजनेस और प्रोफेशन अपन ने दोनों डिटेल डाल दी है, ऐड पर अपन इसको क्लिक कर देते हैं। ये ऐड हो चुका है अपना प्रोफेशन वाला इनकम यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ऐड हो चुका है। 44 AD के अंदर अपना 3,72,000 रुपये इनकम आया, और 44 ADA ये दोनों अपन ने बिजनेस का भी डाल दिया, प्रोफेशन का भी डाल दिया, और गुड्स कैरेज वाले का अपन ने 0 रखा है। अगर आपका इनकम होता है उसके अंदर तो आप वहाँ पर सिंपली अपनी डिटेल डाल सकते हैं। इसके बाद अपना टोटल इनकम आ चुका है बिजनेस एंड प्रोफेशन से 11,72,000 रुपये। ये हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन वाला टैब कंप्लीट। तो अब हम आपको इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने इनकम फ्रॉम सैलरी का ऑप्शन आ गया है। तो आप इसको क्या करेंगे, सिंपली एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल आ गई है। क्या लिखा हुआ है, वी हैव प्री फिल्ड दिस वैल्यू फ्रॉम फॉर्म 16। फॉर्म 16 से इन्होंने ये जो डिटेल है यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके फॉर्म 16 में जो भी डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो आपको मैन्युअली फिल कर देनी है। कैसे करेंगे वो अपन देखते जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक फॉर्म 16 ओपन कर लिया है, सैलरी सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में सैलरी मिल जाएगी 509,233। यहाँ पर अपन डाल देंगे 509,233। उसके बाद में परक्यूजिट्स 17 सब सेक्शन 2 में यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,413। तो यहाँ पर अपन डाल देते हैं 11,413। इसके बाद में प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, यहाँ पर देख सकते हैं 17 सब सेक्शन 3 में 0 कुछ भी नहीं है, तो अपन यहाँ पर 0 डाल देंगे। ये हो गए 3 पॉइंट। अगर आपकी यहाँ पर प्री फिल डिटेल आती है और आपके फॉर्म 16 से मिसमैच करती है तो आपको फॉर्म 16 में जो डिटेल है वो यहाँ पर डालनी है, इसको चेंज कर देना है। पेंशनर की जो इनकम होती है दोस्तों, पेंशन से जिसकी इनकम होती है वो भी सैलरी के अंदर ही आती है। अगर आपकी सैलरी की भी इनकम है और पेंशन की भी इनकम है तो आप दोनों को ऐड करके यहाँ पर दिखा देंगे। और आपकी अगर सिर्फ पेंशन की इनकम है तो आप इस सेक्शन में डालेंगे। यहाँ पर आपको पेंशन की इनकम भी लिखनी है अगर आपकी खुद की पेंशन आती है तो। जो डिटेल आपके फॉर्म 16 में नहीं दी हुई है तो यहाँ पर आप उसमें 0 डाल देंगे। जैसा कि अपन ने यहाँ पर 0 डाल दिया है। फॉर्म 16 में भी ये 0 गिवन है। कई पॉइंट्स ऐसे होंगे जो फॉर्म 16 में अवेलेबल नहीं होंगे तो वो यहाँ पर आपको सिंपली 0 डाल देने हैं। अब इसके बाद में आता है नीचे लेस एग्जेम्प्ट अलाउंसेज। एग्जेम्प्ट अलाउंसेज आपको ऐड करने हैं। अपने फॉर्म 16 में देख देते हैं लेस एग्जेम्प्ट अलाउंसेज। यहाँ पर कोई है अलाउंसेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाउंसेज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 5402। आपको यहाँ पर ये डिटेल दे रखी है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, इधर आपको जो नेचर ऑफ अलाउंसेज है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सेक्शन 10 के अंदर सब सेक्शन अलग अलग दिए हुए हैं। सब सेक्शन 5 है, 6 है, 7 है, 10, 10A, 10AA, 10B, 10B, 10C, 10CC, 13A। देख सकते हैं आप अलग अलग यहाँ पे सेक्शन दिए हुए हैं। लेकिन अपना जो ये फॉर्म 16 है यहाँ पर डिटेल आपको सिंपल एक साथ दी हुई है, तो आप यहाँ से आप सिंपल एक साथ डिटेल नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयर को बोलना पड़ेगा कि आप इसको बाइफरकेट करके डिटेल प्रोवाइड करें। तो आपको फॉर्म 16 में बाइफरकेट करके डिटेल प्रोवाइड की जाएगी, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। वो कैसे डालेंगे तो चलिए आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों बाइफरकेशन मिल गया है। बाइफरकेशन में क्या है, कन्वेंस एग्जेम्पशन है 15,000 के आसपास और HRA है 34,000 के आसपास। तो 2 डिटेल अपने पास आ गई है। अब अपन इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। तो पहले अपन HRA वाला ऐड कर लेते हैं। HRA वाला किसके अंदर आएगा, ये देख सकते हैं अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट। हाउस रेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके अंदर आपको HRA वाला अमाउंट डाल देना है। वो कितना है यहाँ पर देख लेंगे आप 34,615 अपन ये डिटेल डाल देंगे। एक और ऐड करना है तो अपन सिंपली ऐड अनदर पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और आ गया है। इसमें आपको क्या ऐड करना है, कन्वेंस एग्जेम्पशन जो कि है 15,787। ये किसके अंदर आएगी, ये आएगी दोस्तों सेक्शन 10 14 सब सेक्शन 1 के अंदर। अलाउंसेज जो आपको ऑफिस जाने के लिए काम आ रहे हैं, तो आप ये वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप अपनी अमाउंट डाल देंगे 15,787। ये अपन ने दोनों डिटेल डाल दी है। अगर आपका कोई भी अलाउंसेज ऐसा होता है तो आप यहाँ से अपना सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लीव ट्रेवल कंसेशन आपको मिला है, अगर आपको कोई रेम्यूनरेशन मिला है हाई कमीशन से,
अगर आपको कोई परक्विजिट मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अगर आपको कोई ग्रेचुटी अमाउंट रिसीव हुआ है, तो ये आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जो ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपन ने ये 2 ऑप्शन डाल दिए अपने फॉर्म 16 में से डिटेल कॉपी करके। ये डिटेल डालने के बाद में आपके सामने आपकी नेट सैलरी आ गई है। नेट सैलरी के बाद में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की फ्लैट। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में हैं तो आपको ये फ्लैट डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में हैं तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगी, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में ये दूसरा ऑप्शन है एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये देख सकते हैं आप, इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलते हैं, और अपन ने स्टार्टिंग में जो डिटेल डाली थी उसके अकॉर्डिंग अपन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं, तो ये अपने लिए ऑप्शन इनेबल नहीं है। उसके बाद में जो ऑप्शन है वो है प्रोफेशनल टैक्स का। प्रोफेशनल टैक्स किसके लिए होता है? कई स्टेट होते हैं जो प्रोफेशनल टैक्स भी काटते हैं। अगर आपका भी प्रोफेशनल टैक्स कटा है तो वो आपके फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अपन देख लेते हैं अपने फॉर्म 16 में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट 2100 रुपये का अपना प्रोफेशनल टैक्स कटा है, तो यहाँ पर आप अपना 2100 रुपये मैंशन कर देंगे। प्रोफेशनल टैक्स का जो अमाउंट आपका कटा है ये भी आपको अलाउड डिडक्शन है, तो आप यहाँ पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी 2100 रुपये की। उसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी हेड, ये अपनी कैलकुलेट हो चुके हैं इनकम ऑटोमेटिक। आपको बस डिटेल डालनी थी अपनी फॉर्म 16 में से कॉपी करके, और आप इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी की डिटेल आ चुकी है। उसके नीचे आपके सामने ऑप्शन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इधर आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम ओनली 1 हाउस प्रॉपर्टी कैन बी शोन इन दिस ITR। अगर आपकी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी से इनकम होती है तो आप यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 में नहीं दिखा सकते, यानी कि आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर आपकी एक प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, ऐड डिटेल और ब्रेकअप पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम वगैरह नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपका कोई इनकम है तो आप यहाँ पर ऐड ब्रेकअप पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फॉर्म 16 से डिटेल ऑटोमेटिक प्रीफिल आ जाएगी, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल आपके एम्प्लॉयर के पास नहीं होती है तो वो डिटेल यहाँ पर देना मुश्किल है। अब यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। पहला है सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड क्यों सेलेक्ट कर सकते हैं? अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी ले रखी है, उस पर आपने कोई लोन ले रखा है, हाउसिंग लोन, तो उस लोन पर आपको जो इंटरेस्ट पे करना है उस इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। उस इंटरेस्ट की डिडक्शन कैसे क्लेम करेंगे? यहाँ पर आपको सिंपली इंटरेस्ट का अमाउंट लिख देना है। ये लोन किससे हो सकता है? लोन किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो सकता है, लोन किसी भी बैंक से हो सकता है, किसी भी हाउसिंग लोन कंपनी से हो सकता है, किसी भी आपके फ्रेंड वगैरह से कहीं से भी लोन हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया है उस लोन के ऊपर, तो यहाँ पर आप वो इंटरेस्ट अमाउंट लिख देंगे। ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है ये आपको 2 लाख रुपए तक अलाउड होता है। तो अगर आपका लोन लिया हुआ है और उस पर आपका इंटरेस्ट जा रहा है तो वो आप यहाँ पर इंटरेस्ट लिख देंगे। अपन यहाँ पर 50,000 रुपये इंटरेस्ट का लिख देते हैं। इधर आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो सिर्फ इंटरेस्ट की मिलेगी, और जो प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन है वो भी आपको मिलती है, लेकिन वो यहाँ पर आपको क्लेम नहीं करनी है। वो कहाँ पर क्लेम करनी है वो आपको आगे पॉइंट में बता देंगे। और ये जो नीचे ऑप्शन है एरियर वाला, अगर आपका पिछले साल का किसी का रेंट बकाया है और आपको इस साल में वो रेंट मिला है तो आपको वो अमाउंट यहाँ पर लिख देनी है। सिंपली जो रेंट आपका पहले का बकाया था वो आपको इस साल में रेंट मिला है तो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है तो इसको सिंपली 0 करके ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड तो शायद आपको समझ में आ गया होगा किस लिए आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है और उस पर आपने लोन ले रखा है और आपने इंटरेस्ट पे किया है तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई लोन है ही नहीं तो आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। और अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, एक में तो आप रह रहे हैं और आपके पास एडिशनल एक प्रॉपर्टी है और वो आपने किराए पर दे रखी है, तो आप लेट आउट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब जो आपको किराया आ रहा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे ग्रोस रेंट में। उसके बाद में अगर आपने कोई टैक्स वगैरह पे किया है तो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में जो नेट अमाउंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी कैलकुलेट होके। उस नेट अमाउंट का जो 30% है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना रेंट का अमाउंट लिख देना है और टैक्स अगर आपने कोई पे किया है तो वो लिख देना है। उसके बाद में इंटरेस्ट पेबल ऑन
बोरोड कैपिटल। अगर आपने कोई लोन ले रखा है इस दूसरी प्रॉपर्टी के लिए, एक प्रॉपर्टी में तो आप रह रहे हैं और ये जो दूसरी आपने किराए पर दे रखी है, इस प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो यहाँ पर जितना भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे उस लोन के ऊपर वो आपका पूरा अलाउड होगा, उसकी आपको पूरे की डिडक्शन मिल जाएगी। उसके लिए कोई भी आपकी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 2 लाख तक ही अलाउड होगा, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। आप जितना इंटरेस्ट पे करते हैं वो सारा आप यहाँ पर डाल सकते हैं और आपको पूरे की डिडक्शन मिल जाएगी। और ये वाला ऑप्शन वो सेम है, अगर आपका कोई एरियर है तो वो यहाँ पर डाल देंगे। उम्मीद करते हैं अगर आपको लेट आउट वाला ऑप्शन है वो भी समझ में आ गया होगा। थर्ड ऑप्शन है डीम्ड लेट आउट। ये किस काम आता है? अगर आपकी 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, 2 से ज़्यादा कितनी भी प्रॉपर्टी हो सकती है, तो वो डीम्ड लेट आउट मान ली जाती है, यानी कि अज्यूम कर लिया जाता है कि वो किराए पर दे रखी है। तो वो किराए पर दे रखी है तो उसका भी आपको यहाँ पर तो उसी तरीके से आपको सेम रेंट वगैरह की डिटेल डालनी पड़ती है। यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट अलाउड होता है वो सेम उसी केस में है, जितना आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो पूरा आपको अलाउड हो जाएगा। तो अभी अपन कर देते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला ऑप्शन। सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको क्या करना है, अपना जो इंटरेस्ट है वो डाल देंगे अपन 50,000 रुपये, और ये अपना कोई अमाउंट है नहीं तो इसको सिंपली 0 करके अपन ऐड कर देंगे। ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला भी टैब कंप्लीट। इनकम फ्रॉम सैलरी भी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी हो गया। उसके बाद में ऑप्शन आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। अदर सोर्सेज की आपको डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। सिंपली आप क्लिक करेंगे ऐड डिटेल्स पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो है ये क्वेश्चंस टाइप में आपके पास आ गए हैं, यस नो के आपको आंसर देने हैं। नीचे आएंगे तो आप लास्ट में देख सकते हैं स्किप द क्वेश्चन का ऑप्शन है। अगर आप इसको स्किप करके सिंपल टेबल के फॉर्म में डिटेल डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन वो जो है वो बोरिंग और बेकार काम होता है। यहाँ पर आप करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है डू यू हैव इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है तो इंटरेस्ट इनकम आपके पास तो जरूर आएगी। अगर आप उसमें 0 बैलेंस मेंटेन करते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज इंडिया में जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं उन सब में इंटरेस्ट मिलता है। तो आप यहाँ पर यस करेंगे और जितना भी आपका अमाउंट है वो यहाँ पर आप डाल देंगे इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट का। तो ये आपको डिटेल कहाँ से लानी है, आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें आपको क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली बेसिस पर इंटरेस्ट मिलता है बैंक की तरफ से, तो आपको वो एंट्री देखनी है और जितने भी आपके सेविंग बैंक अकाउंट है सबका इंटरेस्ट अमाउंट आपको टोटल करके यहाँ पे लिख देना है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद में अगला ऑप्शन है डू यू हैव इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आपके पास एफडी वगैरह है, पोस्ट ऑफिस में कोई डिपॉजिट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई डिपॉजिट वगैरह है, अगर यहाँ पर आपने कोई डिपॉजिट कर रखा है तो उसकी जो भी इंटरेस्ट इनकम है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। अगर आपकी कोई भी एफडी वगैरह कोई भी डिपॉजिट नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे, अगर है तो यस करेंगे और वो अमाउंट आपको डाल देनी है। क्या अमाउंट डालनी है, इसमें आपको इंटरेस्ट इनकम डालनी है। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट इनकम डालनी थी सेविंग अकाउंट की, यहाँ पर आपको एफडी वगैरह की डिटेल डालनी है। ये हो गया सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट। अब आता है डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन। अगर आपको किसी फैमिली मेंबर की पेंशन आती है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं तो आप इसको नो पड़ा रहने देंगे। अगर आपकी खुद की पेंशन आती है तो उसके लिए आपको इनकम फ्रॉम सैलरी वाले ऑप्शन में बता दिया था। यहाँ पर आपको फैमिली की पेंशन आती है यानी किसी फैमिली मेंबर की पेंशन आपके अकाउंट में आती है तो आपको वो डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। अगर आती है तो यस करेंगे और यहाँ पर आप डिटेल डाल देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि सपोज अपने पास 50,000 रुपये पेंशन आती है तो अपन 50,000 रुपये डाल देंगे। अब इसमें से जो एलिजिबल डिडक्शन है वो देख सकते हैं आप 15,000 की डिडक्शन अलाउड है। 15,000 कितना होता है, इसका 30% डिडक्शन अलाउड है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 60,000 रुपये डालते हैं तो भी आपको ये जो डिडक्शन है वो 15,000 ही अलाउड है। मैक्सिमम जो डिडक्शन अलाउड होती है वो है 15,000 और जो मिनिमम अलाउड होती है वो होती है 30% ऑफ फैमिली पेंशन। अगर आप यहाँ पर 20,000 डालेंगे तो इसका 30% कैलकुलेट होकर अलाउ हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अपन यहाँ पर डाल देते हैं 50,000 रुपये अपनी फैमिली पेंशन। आपको 15,000 की डिडक्शन मिल जाएगी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। ये हो गया आपका फैमिली पेंशन का पॉइंट कंप्लीट। इसके बाद में आपका ऑप्शन आता है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। अगर आपको इनकम टैक्स की तरफ से रिफंड आया है तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट इनकम जो है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। अगर नहीं है तो आप इसको सिंपली नो कर देंगे। और एनी अदर कोई भी आपकी इनकम है, अदर सोर्सेज में कोई भी अदर सोर्सेज है तो आप यहाँ पर यस करके डाल देंगे और आपको रीज़न डालना है किस रीज़न से वो इनकम आ रही है। नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे। और लास्ट में जो एक नया ऑप्शन आ गया है डू यू हैव एनी डिविडेंड इनकम।
अब से जो इंडिया में है वो डिविडेंड इनकम भी टैक्सेबल होने लग गई है। तो डिविडेंड इनकम भी आपको यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी। डिविडेंड इनकम की डिटेल कैसे देनी है, आपको यस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टर वाइज आपको डिटेल देनी है। अगर आपकी 15 जून तक कोई इनकम है तो आपको यहाँ पर डालनी है। 16 जून से 15 सितंबर तक की डिटेल आपको यहाँ डालनी है। ये किस लिए डालना है, ये आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी डिविडेंड इनकम है तो आपको बैंक स्टेटमेंट में देखना है, जिस डेट पर आया है तो उस कॉलम के आगे आपको अपना अमाउंट डाल देना है। वो डालने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप इसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें भी कोई गड़बड़ है तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है ही नहीं तो आप इसको सिंपली यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ऑप्शन हो गया, जिसमें अपन ने डिटेल डाल दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपन ने फैमिली पेंशन डाली थी 50,000 रुपये और यहीं पे आपको 15,000 रुपये डिडक्शन मिल गई, जो कि टैक्सेबल इनकम हो गई, वो हो गई यहाँ से 35,000। ये सारे इनकम फ्रॉम सोर्सेस डाल के आपके पास आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ये ग्रॉस टोटल इनकम आने के बाद आपको कर देना है कन्फर्म पे क्लिक। ये क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में आता है डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आपको कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। वो क्या क्या डिस्क्लोजर होते हैं वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। इस पर आप क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं ऐसा पेज ओपन हो जाएगा डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम का। यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ मैंडेटरी टू फिल डिटेल्स। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आप ITR 4 फाइल कर रहे हैं और ITR 4 फाइल करते हैं तो उसमें आपको ये फाइनेंशियल पर्टिकुलर की कुछ डिटेल देनी होती है। यानी कि आपकी बैलेंस शीट में जो डिटेल है उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर स्टार दिया हुआ है, इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड, यानी जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है वो फील्ड मैंडेटरी है। तो चलिए अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे स्टार लगा हुआ है। टोटल आप देख सकते हैं कितने पॉइंट है इसमें, लगभग 15 पॉइंट है पूरे। तो 15 पॉइंट में से जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन देना कंपलसरी है। अगर आप चाहें तो सारी डिटेल भी दे सकते हैं। सबसे पहले स्टार लगा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स पे, यानी कि 5 नंबर पे जो पॉइंट है सन्ड्री क्रेडिटर, आपको ये डिटेल देनी जरूरी है। आपकी बैलेंस शीट में जितना भी क्रेडिटर्स आ रहा है तो उतनी आपको डिटेल यहाँ पर मेंशन कर देनी है। तो चलिए अपन यहाँ पे लिख देते हैं 45,000 रुपये। ये डालने के बाद में और इसमें से आपको कुछ भी डिटेल नहीं देनी है कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड में। उसके बाद में नीचे आ जाना है एसेट साइड में। एसेट साइड में आपको इन्वेंट्री की डिटेल देनी है। आपके पास कोई इन्वेंट्री बची हुई है तो उसका वैल्यूएशन करके आपने बैलेंस शीट में लिख रखा होगा, तो वो इन्वेंट्री की आपको डिटेल यहाँ दे देनी है। यहाँ पर अपन डाल देते हैं 40,000 रुपये। उसके बाद में सन्ड्री डेटर्स, यानी कि आपके डेटर्स जितने भी हैं बैलेंस शीट में वो आपको यहाँ पर डिटेल दे देनी है। अपन यहाँ लिख देते हैं 2 लाख रुपये। 2 लाख के अपने डेटर्स हैं। ये सारी डिटेल डाल देने के बाद आपको कैश इन हैंड, अगर आप अपनी रिटर्न खुद फाइल कर रहे हैं तो आपको पता होगा कितना कैश इन हैंड है आपकी बैलेंस शीट में या अपने पास में। अगर आप किसी क्लाइंट की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट से ये पूछ लीजिएगा इन्फॉर्मेशन, वो आपको बता देगा। तो उतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब ये देखिए स्टार लगा हुआ है, ये फील्ड मैंडेटरी है, लेकिन आपकी अगर कैश इन हैंड नहीं है, ज़ीरो है, तो आपको यहाँ पे ज़ीरो भी लिखना पड़ेगा। बाकी फील्ड आप खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, यहाँ पर आपको ज़ीरो भी लिखना पड़ेगा अगर ये फिगर आपका ज़ीरो है तो। और उसके बाद आपको कर देना है ऐड पे क्लिक। ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट टाइप में बन के आ गई है। यहाँ पर टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटी है, यहाँ पे टोटल एसेट है। अब आप बोलेंगे बैलेंस शीट का जो दोनों साइड का फिगर होता है वो बराबर होता है। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है आपको बराबर प्रूव करना। अगर आप चाहते हैं इसको बराबर करें तो आप इसका डिफरेंस ले लेंगे। 2,40,000 में से 45,000 माइनस करेंगे, यानी कि 1,95,000। तो वो आप यहाँ पर पार्टनर और मेंबर कैपिटल में डालना चाहें तो डाल सकते हैं, सिंपली 1,95,000 रुपये, और आपका जो टोटल है वो बैलेंस हो जाएगा। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आपसे जो 4-5 पॉइंट कंपलसरी मांगे थे आपको वो डिटेल देनी ज़रूरी है। उसके बाद में आ जाएंगे आप नीचे, ये अपन ने डिटेल डाल दी। इसके बाद में आपको जीएसटी की डिटेल डालनी है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप इस पर ऐड डिटेल करेंगे और आपके जीएसटी में जितना भी टर्नओवर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है और अपना जीएसटी नंबर भी डाल देना है। यहाँ पर आपको जो भी फिगर लाना है वो जीएसटी रिटर्न से लेके आना है और अपना जीएसटी नंबर डाल देंगे अगर आपके पास है तो, नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं।
ये करने के बाद आप कर देंगे ऐड पे क्लिक। वो डिटेल डालने के बाद में यहाँ पर जीएसटी की डिटेल भी आ जाएगी। उसके बाद में एग्जेम्प्ट इनकम, यहाँ पर आपको एग्जेम्प्ट इनकम की डिटेल डालनी है। ये सभी डिटेल डाल देने के बाद में आपको कर देना है कन्फर्म पे क्लिक। ये देख सकते हैं अपना डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास ऑप्शन आता है टोटल डिडक्शंस का। अब आपको डिडक्शंस की डिटेल डालनी है, तो आप इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अगर आप न्यूज़ रिजाइम में हैं तो आपके सामने ये डिडक्शन वाला ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको घबराना नहीं है कि आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपने न्यू रिजाइम ऑप्ट किया है तो आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होएगी। ओल्ड रिजाइम के अंदर ही ये डिडक्शंस मिलेगी। तो आप डिडक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपके सामने सिंपल क्वेश्चन आ गए हैं यस नो के आंसर वाले। और लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर वो भी आपको सेम ऑप्शन मिलेगा स्किप द क्वेश्चन करने का। अगर आपको क्वेश्चन के तरीके से नहीं करना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अपन इसको क्वेश्चन के तरीके से ही भरेंगे। सबसे पहले आ जाता है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। अगर आपने कोई एलिजिबल सोर्स में डोनेशन किया है तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा काफ़ी सारे रिलीफ फंड होते हैं, तो अगर आप उसमें डोनेशन करते हैं तो उसकी आपको डिडक्शन मिलती है। अभी रिसेंटली एक नया फंड लॉन्च किया गया था पीएम केयर्स फंड। अगर आपने पिछले साल में उस फंड के अंदर पीएम केयर फंड के अंदर आपने डोनेशन करी थी तो आपको उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपने कोई डोनेशन करी है तो आप यस पे क्लिक कर देंगे। वो जो डोनेशन की डिटेल है वो आपको शेड्यूल फॉर सेक्शन 80G में डालनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको कुछ भी अमाउंट नहीं डालना है, आपको सिंपली यस नो में आंसर दे देना है। इसके बाद में नीचे ऑप्शन आता है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट। अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन करी है तो आप यहाँ पर सिंपली यस कर देंगे। नहीं करी है कोई डोनेशन तो आप नो करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपने डोनेशन करी है तो सेम उसकी डिटेल आपको सेक्शन 80GGA के शेड्यूल में देनी पड़ेगी। इसके बाद में आपके पास ऑप्शन आता है आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। 80GG क्या है दोस्तों? अगर आपका खुद का घर नहीं है और ना ही आपको कंपनी की तरफ से HRA मिलता है और आप रेंट की प्रॉपर्टी में रहते हैं तो उसके लिए भी आपको डिडक्शन मिल जाती है आपके रेंट अमाउंट की। तो यहाँ पर अगर आप एलिजिबल हैं तो आप यस करेंगे और आपका जो रेंट अमाउंट है वो यहाँ पर आप डाल देंगे ताकि आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। इसकी डिटेल आपको यहीं पर ही डाल देनी है और जो अभी अपन ने ऊपर पॉइंट देखे थे उनकी यहाँ पर आपको डिटेल नहीं डालनी है। वो जो डिटेल है वो आगे शेड्यूल में डाली जाएगी। वो कैसे डालेंगे वो भी आपको बता देंगे। अगर यहाँ पर आप एलिजिबल हैं तो आप अपना रेंट का अमाउंट डाल देंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 80C की। आपको इस सेक्शन के बारे में पता करना है तो आप इस पर क्लिक करके पता कर सकते हैं। बाकी क्या होता है इसमें आपको बता देते हैं। 80C में जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है दोस्तों वो होती है 1.5 लाख रुपए की। अगर आप एलिजिबल हैं और 1.5 लाख रुपए तक आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे उतना अमाउंट। जितना अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है, किन किन कैटेगरी में किया है वो कैटेगरी आपको अभी बता देते हैं। तो आपको वो सारा अमाउंट ऐड करके यहाँ पर लिख देना है। कौन कौन सी कैटेगरी आती है दोस्तों? इसमें सबसे पहली जो कैटेगरी आती है, अगर आपने LIC का प्रीमियम पे किया है, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका जो इंटरेस्ट का पेमेंट था उसका आपने डिडक्शन तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ले लिया और जो प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। और उसके बाद में आपके कोई चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस वगैरह आपने पे करी है साल भर में तो आप वो अमाउंट भी ऐड कर देंगे। या फिर आपने PPF में कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो उस अमाउंट को भी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। और अगर आपने 5 साल से बड़ी FD होती है, वो किस लिए होती है? टैक्स सेवर के रूप में होती है। अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो वो भी आप अमाउंट ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है अमाउंट को। उसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। फिर आता है सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 2। ये क्या सेक्शन है? अगर आपको इसके बारे में भी पढ़ना है तो आप इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। आपको बेसिक में बता देते हैं। इस सेक्शन के अंदर जो दोस्तों जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो मैक्सिमम 50,000 रुपए की मिलेगी। किस लिए मिलेगी? अगर आपने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में अमाउंट पे किया है। कौन कौन सी हो सकती है स्कीम? NPS स्कीम हो सकती है, नेशनल पेंशन स्कीम या फिर अटल पेंशन योजना हो सकती है। इन दोनों में अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको 50,000 रुपए तक की डिडक्शन मिलेगी। जितना अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पर आपको सिंपली उतना अमाउंट लिख देना है। उसके बाद में ऑप्शन आता है दोस्तों सेक्शन 80D का। ये किस लिए है? अगर आपने खुद के लिए या अपने चिल्ड्रन के लिए या अपने डिपेंडेंट पेरेंट के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो आपको यहाँ पर सिंपली यस कर देना है और आपने जो अमाउंट पे किया है वो आपको
बताना है, यहाँ पर नहीं, शेड्यूल 80D में उसकी भी मैक्सिमम कोई लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर अंदर आपने जो प्रीमियम पे किया है उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सिंपली यस कर देना है अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो। और उसके बाद में आपको अगला सेक्शन मिल जाता है 80E का। अगर आपने लोन ले रखा है हायर एजुकेशन के लिए, चाहे खुद के लिए लिया हो या अपने स्पाउस के लिए लिया हो या अपने बच्चों के लिए लिया हो, तो उसका जो इंटरेस्ट है उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 80E के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर यस पे क्लिक करना है और आपने जो एजुकेशन लोन लिया है उसके ऊपर आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है वो इंटरेस्ट अमाउंट आपको यहाँ डाल देना है। वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने लोन लिया है वहाँ से आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। वहाँ से आपको इंटरेस्ट अमाउंट लिखकर डाल देना है। और उसके बाद में लास्ट ऑप्शन आता है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन। जो अभी तक ऊपर मेंशन नहीं हुई है उसके अलावा भी कोई एलिजिबल डिडक्शन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और आपके सामने नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें से जो भी डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल हैं उस पर टिक करिए, उसके अगेंस्ट अपना अमाउंट डाल दीजिए। जो भी डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल हैं उस पर ही टिक करना है, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं सिंपली। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं ये हैं पेंशन फंड के रिलेटेड। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप डाल सकते हैं। ऊपर ऑलरेडी एक पेंशन फंड का ऑप्शन आ चुका है। बाकी आपको इन सेक्शन के बारे में डिटेल जाननी है तो आप सिंपली इस सेक्शन का नंबर लिखकर आप गूगल कर सकते हैं या फिर आप इनकम टैक्स वेबसाइट पर भी डिटेल देख सकते हैं, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब अगला सेक्शन जो है वो है 80DD। 80DD में क्या है दोस्तों, इसमें अगर आप किसी डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन के ऊपर मेंटेनेंस पे जो आपने मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर किया है उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। आपके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए कोई भी डिसेबल पर्सन, तो उसके ऊपर आपने जो भी एक्सपेंस किया है मेंटेनेंस के उसके रख रखाव के लिए तो आपको यहाँ पर उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। फिर आता है सेक्शन 80DDB। ये किस लिए है दोस्तों, स्पेसिफाइड डिजीज़ का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। स्पेसिफाइड डिजीज़ की आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप सिंपली इसको गूगल कर सकते हैं। अगर उस लिस्ट में से कोई भी डिजीज़ के लिए आपने मेडिकल ट्रीटमेंट पे एक्सपेंस किया है तो उस अमाउंट की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, वो आप अमाउंट यहाँ पर सिंपली डाल देंगे। अब बात आती है सेक्शन 80EE की। ये क्या है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ये सेम सेक्शन है जो आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में देखा था, वहाँ पर आपने 2 लाख रुपए तक की ही डिडक्शन ली थी। तो क्या यहाँ पर आप उसके एडिशनल अमाउंट ले सकते हैं? नहीं दोस्तों, इस कैटेगरी के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है। अगर आप वो कंडीशन फुलफिल करते हैं तो ही आप इसके अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। वो क्या कंडीशन हो सकती है दोस्तों, पहली जो कंडीशन है, हाउस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 50 लाख से कम ही होनी चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है, जो आपका लोन अमाउंट है वो 35 लाख से कम होना चाहिए। एंड जो तीसरी कंडीशन है, वो जो लोन है ना वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही होना चाहिए। अपन ने जो पहले देखा था उस केस में वो लोन किसी से भी हो सकता है। और जो तीसरी कंडीशन है वो जो है, लोन है जो सैंक्शन जो है वो 2016-17 के बीच में हुआ होना चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में ही वो लोन सैंक्शन हुआ होगा, तो ही आप डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 80EE के अंदर। एंड जिस दिन आप लोन ले रहे हैं उस दिन पर आपके पास ये एक ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये चारों कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। और जो डिडक्शन मिलेगी वो आपको मैक्सिमम 50,000 रुपये तक की ही मिलेगी। अगर आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाली डिडक्शन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको दोनों की डिडक्शन का बेनिफिट मिल सकता है। 2 लाख वहाँ, 50,000 यहाँ, तो टोटल आपका बेनिफिट 2.5 लाख रुपए तक हो सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 80EEA। ये भी सेम इसी प्रकार का पॉइंट है। अगर आपके पास काफ़ी सारी कंडीशन है वो आप फुलफिल करते हैं तो ही आप इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। क्या क्या पॉइंट है दोस्तों, देख लेते हैं अपन एक एक करके। इसके अंदर जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी दोस्तों वो है 1.5 लाख की, यानी 1.5 लाख रुपए तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी इस सेक्शन के अंडर, जो कि है 80EEA। और आप सेक्शन 80EEA वाली सारी कंडीशन आप फुलफिल कर लेते हैं तो आपको आपकी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाली डिडक्शन है वो भी मिलेगी और ये भी मिलेगी, वो 2 लाख रुपए तक की और यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक की। अगर आप इस केस की सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आपकी मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो 3.5 लाख रुपए तक हो सकती है। इसकी क्या क्या कंडीशन है,
इसकी जो कंडीशन है वो पहली कंडीशन है दोस्तों, जो आपकी लोन सैंक्शन की डेट है वो 1 अप्रैल 2019 के बाद की होनी चाहिए। और जो दूसरी कंडीशन है दोस्तों वो है प्रॉपर्टी की जो अमाउंट है वो है जो 45 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। एंड अगर आपने सेक्शन 80 डबल ई में डिडक्शन ले ली है तो आप 80 ई में एलिजिबल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों सेक्शन समझ में आ गए होंगे। एंड जो मेन कंडीशन है इन दोनों सेक्शन की, वो जो आपका लोन अमाउंट है और जो आपका लोन है वो कहाँ से होना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही होना चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या आते हैं, बैंक आ जाते हैं या फिर हाउसिंग लोन की कंपनियां आ जाती हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करती है। इस केस में आप किसी भी थर्ड पार्टी से लोन ले रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला जो सेक्शन 24 था, अगर आपने वहाँ पर डिडक्शन ली है, वहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट है वो किसी भी पार्टी से लोन हो सकता है। वो लोन आप चाहे किसी अपने फ्रेंड से लें या अपने किसी रिलेटिव से लें, वहाँ पर आपको उसकी डिडक्शन भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपका जो लोन है वो कंपलसरी होना चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही। अब आता है इसके बाद में सेक्शन 80 EEB, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए लोन लेते हैं तो आपको उस लोन अमाउंट पे जो इंटरेस्ट बनता है उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर सिंपली टिक करके वो अमाउंट इंटरेस्ट का डाल सकते हैं। उसके बाद में जो ऑप्शन आता है वो है 80 GGC का। ये है सिंपली डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन किया है तो आपको उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन आता है 80 TTA। 80 TTA किस लिए है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर देन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, यानी कि सीनियर सिटीजन को इसमें कवर नहीं किया है। सीनियर सिटीजन के अलावा अगर आपकी एज 60 ईयर तक है तो आपको 80 TTA में डिडक्शन मिलेगी। किस चीज़ की डिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। कितनी मिलेगी, अप टू 10,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिलेगी। अगर आपका 10,000 से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको 10,000 तक की ही इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, उसके ऊपर के अमाउंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये हो गया 80 TTA। ये आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो केस है वो है सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन के केस में क्या होता है, उनके लिए ये सेक्शन होता है, उसके लिए ये वाला सेक्शन ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पर उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग और इंटरेस्ट ऑन FD। उनकी जो है सेविंग और FD दोनों को इंक्लूड करके 50,000 रुपये तक की उनको डिडक्शन मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सीनियर सिटीजन की बात नहीं हो रही है और सिंपली सेविंग अकाउंट की बात हो रही है और 10,000 रुपये तक की बात है। इस केस में सेविंग अकाउंट प्लस FD सारी आपकी डिपॉजिट्स और 50,000 रुपये तक की लिमिट है। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन आता है 80U का। 80U किस लिए है दोस्तों, 80U जो होता है वो होता है स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन के लिए। ये हर एक नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ डिसेबल्ड पर्सन के लिए होता है। अगर आप एक डिसेबल्ड पर्सन है तो आपको फ्लैट 75,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपकी जो डिसेबिलिटी है वो सीवियर कंडीशन में है तो आपको जो फ्लैट 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 रुपये तक की डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको फ्लैट डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना या कोई आपने एक्सपेंडिचर करना कुछ भी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। सिंपली आपको यहाँ पर फ्लैट अमाउंट डाल देना है अगर आपकी सीवियर डिसेबिलिटी है तो। अगर आपकी नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो आप 75,000 डाल देंगे। ये सारी डिटेल डालने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपन ने डिडक्शन की डिटेल डाल दी है। डिडक्शन की डिटेल डालने के बाद में जहाँ जहाँ पर आपको डिटेल शेड्यूल में डालनी थी वो आपके सामने शेड्यूल आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको डिटेल डालनी पड़ेगी शेड्यूल के अंदर जाके। जैसा कि अपन देख सकते हैं सेक्शन 80D वाला हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, इस शेड्यूल को आप ओपन कर लेंगे। अब देख सकते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया, वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आप यस करिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। नो करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने सेल्फ वाला ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम डाल देना है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे आपने कोई पैसा खर्च किया है तो आप वो यहाँ पर डाल देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस का आपने अगर कोई प्रीमियम पे किया है तो वो यहाँ पर आप डाल देंगे। टोटल जो आपका अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये जो अमाउंट है ये मैक्सिमम इनकी लिमिट होती है, तो आपका जो भी अमाउंट है वो आप एक्चुअल अमाउंट यहाँ पर
डाल देंगे। एक्चुअल अमाउंट डालने के बाद में ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो होता है 5,000। तो यहाँ पर अपन इसमें 9,000 डाल देते हैं। 9,000 डालने से आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है एरर, जो कि आपको लिखा हुआ आ रहा है 5,000 से एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है। तो आपको यहाँ पर 5,000 ही डालना पड़ेगा। अगर आपने ये पैसा एक्सपेंडिचर किया है तो ही आप इसकी डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपने ये पैसा एक्सपेंडिचर नहीं किया, अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे पैसा खर्च नहीं किया है, तो आप यहाँ पर कोई भी डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते। हेल्थ इंश्योरेंस पे भी 25,000 रुपये की लिमिट होती है, तो आप यहाँ पर 25,000 रुपये डाल सकते हैं। अगर आप इसमें 30,000 डालते हैं तो आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट जो है वो 25,000 की ही आपको अलाउड होएगी। ऐसा करके आपने अपनी सेल्फ एंड फैमिली की डिटेल डाल दी। जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 25,000 ही अलाउड होता है। इसके बाद में आपके सामने नीचे ऑप्शन आ जाएगा पेरेंट्स का, वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट इज अ सीनियर सिटीजन। तो है पेरेंट सीनियर सिटीजन, तो आप यस कर देंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आप नो करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन होएगा। यहाँ पर भी आप 25,000 रुपये की मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपके पेरेंट जो है वो सीनियर सिटीजन है तो आप 50,000 रुपये तक की डिडक्शन ले सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देते हैं। अपन ने ये 50,000 रुपये डाल दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर 50,000। अगर आप यहाँ पर 5,000 और डाल देते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये मैक्सिमम जो है वो अमाउंट 50,000 ही रहेगा। और अगर पेरेंट्स जो है वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो मैक्सिमम 25,000 की मिलेगी। और अगर आप खुद भी सीनियर सिटीजन हैं तो आप यहाँ पर यस कर लेंगे और आपका जो डिडक्शन है मैक्सिमम 50,000 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर आप डाल सकते हैं अब अपनी डिटेल। 50,000 आप अब डाल सकते हैं। 50,000 डालने के बाद आप देख सकते हैं इधर 50,000 आ चुका है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो आपको 25,000 मिलेगा, और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो आपके पेरेंट्स की भी 25,000 की डिडक्शन मिलेगी। अगर आप में से कोई भी सीनियर सिटीजन है तो आपकी जो डिडक्शन है वो 50,000 हो जाती है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन होंगे ही, तो उनकी भी जो डिडक्शन है वो भी 50,000 हो जाती है। तो आप इसमें मैक्सिमम जो है वो डिडक्शन 1,00,000 रुपये तक की ले सकते हैं। ये हो गए सारे ऑप्शन कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा सेक्शन 80D में किस हिसाब से डिडक्शन मिलेगी। आपको क्या करना है, आपने जितना भी अगर प्रीमियम वगैरह पे किया है तो आपको वो अमाउंट आपको यहाँ पर सामने फ्लैट लिख देना है। आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। जो काम है वो सारा सिस्टम का है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको अलाउ कर देगा जितनी भी आपकी मैक्सिमम डिडक्शन बनती है। तो इसी प्रकार से आप अपने सारे शेड्यूल कंप्लीट कर लेंगे। 80G का भी शेड्यूल कर लेंगे, 80D अपन ने कर ही लिया, ये शेड्यूल भी आप अपने आप कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं है, जो डिटेल आपसे पूछी जा रही है आपको वो डिटेल डाल देनी है। इसी प्रकार आप अपने सारे शेड्यूल की डिटेल डाल देंगे। अगर कोई शेड्यूल एप्लीकेबल नहीं है तो सिंपली आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी टोटल डिडक्शन लिखी हुई आ जाएगी, जितनी भी आपने डिडक्शन क्लेम करी है। सारी डिडक्शन की आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर कोई भी एलिजिबल अमाउंट होगा डिडक्शन का तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल डालने के बाद में शो हो जाएगा, और उसके बाद में आपको कर देना है कन्फर्म पे क्लिक। जैसा कि आप देख सकते हैं ये टोटल डिडक्शन वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आ गया है टैक्स पेड वाला नया ऑप्शन। इसमें क्या है, आपको टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपने कोई भी टैक्स पे किया है तो वो डिटेल आपको इधर देनी पड़ेगी। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बोल रहा है व्यू फॉर्म 26AS। सिंपली आपके पास लिंक है, आप इस पर क्लिक करके अपना फॉर्म 26AS देख सकते हैं और उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फॉर्म 26AS में देखना है आपके पास जितनी भी TDS की डिटेल शो हो रही है, आपका जहाँ जहाँ से टैक्स कटा है वो सारी डिटेल आपको फॉर्म 26AS में शो होगी। अगर किसी पर्सन ने आपका TDS काटा है और आपके फॉर्म 26AS में शो नहीं हो रहा है तो आप उसको कांटेक्ट करके अपना वो TDS वहाँ पर रिफ्लेक्ट करवाएं, वो वहाँ पर दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, फॉर्म 26AS में से सारी डिटेल उठाकर आपको यहाँ पर लानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS ऑन सैलरी। अगर आपके सैलरी पर TDS कटा है तो वो आपके फॉर्म 26AS में दिख जाएगा। आपको क्या करना है, इधर आना है, ऐड अनदर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 10 नंबर डालना है, आपको फॉर्म 26AS में मिल जाएगा। नेम ऑफ डिडक्टर वो भी आपको डिटेल मिल जाएगी। इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज, जो सैलरी के अंदर चार्जेबल इनकम है वो अमाउंट डालनी है और उसने कितना टैक्स काटा है वो डाल देना है। मोस्टली ये जो डिटेल है ये आपकी फॉर्म 26A से ऑटोमेटिक फैच होके प्रीफिल होके आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो आप ये डिटेल मैनुअली भी डाल सकते हैं।
और अगर आपको लगता है कि इस पार्टी ने आपका टैक्स काटा है और आपको फॉर्म 26A में शो नहीं कर रहा है और आप यहाँ पर क्लेम कर लेते हैं बिना मतलब के, तो उसके लिए आपको रिफंड मिलने में बहुत इशू आ सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो डिटेल डालनी है वो फॉर्म 26A से ही डालनी है। ऐसा करके आप सारे डिटेल डाल लेंगे। TDS ऑन सैलरी है तो वो डाल देंगे, TDS ऑन अदर इनकम है तो वो डाल देंगे। यहाँ पर आप डाल देंगे TDS एज पर फॉर्म 16C। यहाँ पर आप डाल देंगे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये सारी डिटेल डाल देंगे। एंड लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है एडवांस टैक्स वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये क्या है दोस्तों, ये वो डिटेल है अगर आपने खुद से अपना टैक्स पे किया है ऑलरेडी, कोई भी आपने टैक्स पे किया है खुद से, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हो, भले ही आपने एडवांस टैक्स पे किया हो, तो आपको वो डिटेल यहाँ पर डालनी है। अगर आपने टैक्स पे किया है और आपने वो डिटेल यहाँ नहीं डाली तो आपको वापस से वो पे करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इधर वो डिटेल डाल देनी है। अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है या फिर एडवांस टैक्स पे किया है तो वो कैसे डालेंगे, सिंपली आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है। इधर आपको BSR कोड डाल देना है। अगर आपने जो टैक्स पे किया है उसका चालान है, उस पर सारी डिटेल मिल जाएगी। BSR कोड डाल देना है, चालान का सीरियल नंबर डाल देना है, जिस दिन आपने टैक्स पे किया वो डेट डालनी है और अमाउंट डाल देना है। ऐसे करके आपको ऐड कर देना है और आपका ये डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। ये डिटेल आ जाने के बाद में यहाँ पर आपने जितना भी एडवांस टैक्स पे किया है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा और टोटल टैक्स पे में आपको यहाँ पर भी पूरी डिटेल आ जाएगी आपके फॉर्म 26A से। ये सारी ऊपर की डिटेल भरने के बाद में और एडवांस टैक्स की डिटेल डालने के बाद में, ये डिटेल डालने के बाद में आपको कर देना है कंटिन्यू करेंगे। फिर आपके सामने अब देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स डिडक्शन, टैक्स पेड, ये सारे ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। फिर आपके सामने लास्ट ऑप्शन आता है टोटल टैक्स लाइबिलिटी का। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी कैलकुलेट होएगी कि इतना आपको टैक्स पे करना है या आपको कितना रिफंड मिलना है। तो ये सारे ऑप्शन करने के बाद में ये ऑप्शन इनेबल हो गया है। अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 5 ऑप्शन में से 4 कंप्लीट हो गए हैं, बच रहा है सिर्फ लास्ट वाला टोटल टैक्स लाइबिलिटी। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्लैब रेट के हिसाब से इन्होंने टैक्स कैलकुलेट कर दिया है। उसके बाद में आपको हायर एजुकेशन सेस लगा दिया है 4% की रेट से। यहाँ पर आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 है तो आपको ये फॉर्म भर के सबमिट करना पड़ेगा तो ही आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। उसके बाद में इंटरेस्ट आपका कोई बनता है सेक्शन 234 के अंदर तो यहाँ पर आ जाएगा, 234B के अंदर, 234C के अंदर कोई भी इंटरेस्ट आपका बनता है तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में आप नीचे आ जाएंगे। ये सारी डिटेल देखने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट हो गया है। वो कितना हुआ है, 0। तो आपको क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं आपका वैलिडेट रिटर्न वाला पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। कंफर्म योर रिटर्न समरी। अब आ चुके हैं अपन सेकंड पॉइंट पे। यहाँ पर क्या है, आपको अगर आपकी जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी आई थी तो आपको उतना अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा, आपको उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना जो है टैक्स अमाउंट 0 आया है तो अमाउंट पेबल भी 0 है। यहाँ पर आप प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका पेमेंट बनता है तो वहाँ पर आपको पहले पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने डिटेल आ जाएगी, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। जिस सिस्टम से आप रिटर्न भर रहे हैं उसका यहाँ पर आपके सामने IP एड्रेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर टिक करना है, यहाँ पर अपना नाम डालना है, फादर्स नेम डालना है और आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है। आप खुद का सेल्फ है तो आपको पैन कार्ड डाल देना है। ये देखिए पैन कार्ड डालते ही ये इसने नाम ऑटोमेटिक डिटेल फैच कर लिया। यहाँ पर आपको अपने फादर्स नेम डाल देना है। ये हो गई डिटेल। उसके बाद में अगर आप किसी TRP से रिटर्न फाइल करवा रहे हैं, TRP मतलब टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, किसी से आप रिटर्न फाइल करवा रहे हैं तो यहाँ पर वो अपनी डिटेल डाल देगा, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको क्लिक कर देना है प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रिंट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी रिटर्न प्रीव्यू फॉर्मेट में आ गई है। ITR 1 सहज आपका फॉर्म आ चुका है जो कि प्रीव्यू फॉर्मेट में है। आप इसको प्रीव्यू करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली नीचे आएंगे और प्रोसीड फॉर वैलिडेशन का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको प्रोसीड फॉर वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है।
प्रोसीड फॉर वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल। इसके बाद में आपके सामने ऑप्शन आएगा प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, जो कि आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट जो बच रहा है वो है वेरीफाई एंड सबमिट का। वेरीफाई एंड सबमिट कैसे होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। आपके सामने 3 ऑप्शन है, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, वेरीफाई वाया ITR 5। वेरीफाई वाया ITR 5 क्या है दोस्तों, इसमें आपको जो है ऑफिस में सेंड करना पड़ेगा कोरियर के थ्रू 120 दिनों के अंदर अंदर। ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक करते हैं तो आपको 120 दिनों के अंदर अंदर ई वेरीफाई करना पड़ेगा, और ई वेरीफाई नाउ करते हैं तो आपको सबमिट करने के साथ साथ ही ई वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है ई वेरीफाई लेटर वाला, क्योंकि आप इसमें अभी सबमिट कर दीजिए और अभी सबमिट करने के बाद में आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर अभी OTP आने में इशू हो गया तो आपकी रिटर्न भी सबमिट नहीं हो पाएगी। तो आप पहले क्या करिए, सबमिट कर दीजिए, उसके बाद में ई वेरीफाई करते रहेंगे बाद में, लेकिन इतना भी डिले नहीं करना, 1-2 दिन के अंदर ही ई वेरीफाई कर देना है। और अगर आप इसको कोरियर के थ्रू सेंड करके ई वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो आपके पास एड्रेस मिल जाएगा, इधर आप क्लिक करेंगे तो आपको एड्रेस आ जाएगा, उस एड्रेस पे आप इसको फिजिकल कॉपी सेंड कर सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और आपके सामने OTP के थ्रू सबमिट करने का प्रोसेस आ जाएगा। उसके बाद में कोई भी डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, सिंपली आप OTP के थ्रू वेरीफाई कर लेंगे। अभी हम इसको सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो रिटर्न फाइल करी है वो थोड़ा डमी तरीके से करी है, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह होंगे, वो चेंजेस करने के बाद में हम रिटर्न फाइल कर देंगे। तो इतना ही था ITR 1 का प्रोसेस। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी आपकी रहती है तो आप हमसे सीधा कॉल करके पूछ सकते हैं। कॉल कैसे करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा कॉल मी फॉर यू ऐप का, आप उसको डाउनलोड करिए और वहाँ पर आप सिंपली बैंकिंग बाबा सर्च कीजिए, या फिर आप हमारी ID देख सकते हैं, इस ID पर आप कॉल कर सकते हैं।